This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः वैशाख कृष्ण दशमी दिनांक 25 मई 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 प्रकृतितः परीक्षेत शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कट्टितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। सर्वगुण समुदितासु समधातः इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत। तो सभी गुणों से समुदित जो है वो समधातु इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृतितः परीक्षेत, प्रकृति के द्वारा परीक्षा करें। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ज्यादातर समाज ये सम प्रकृति वाला ही है। उसमें से अगर कुछ बदलाव है वो बहुत सूक्ष्म रूप में है, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और गुणों के आधार पर अगर हमें इस प्रकार से करना है तो हर गुण को ध्यान में रखते हुए उससे क्या परिणाम उस व्यक्ति पर होता होगा ये देखकर उसके अनुसार कारण ढूंढने चाहिए। और वातल पित्तल श्लेष्मल ये लोग कम ही मिलने वाले हैं और उनमें भी विशिष्ट गुणों के द्वारा विशिष्ट परिणाम इस प्रकार के दिखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। विकृतितश्चाइति विकृतिरुच्यते विकारः तत्र विकारं हेतु दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल विशेषे लिंगतश्च परीक्षेत। तो जो विकार है, रोग है, वो हेतु दोष दूष्य प्रकृति देश काल और बल विशेष और लिंगतश्च और लक्षण इनके द्वारा परीक्षा करे। तो दूषण देशम बलंकाना मदन प्रकृतिम वयः, ये जो वाग्भटाचार्य ने किया है वो पहले वाले और ये इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रोग की परीक्षा करनी है, इस प्रकार से बताया गया है। रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी, ये भी एक अलग सूत्र इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें हेतु रोग के कारण जो है वो ढूंढ लेना ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और इसके साथ दोष और दूष्य ये दोनों भी साथ में समझ लेना ये जरूरी होगा।
अभी हम जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें एक तो लक्षणों के आधार पर रोग कौन सा होने की संभावना है ये सामने आएगा, और जिसको ज्यादा मार्क मिलेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और ऐसे 5 रोग हम देने वाले हैं, और फिर उसी के पूर्व रूप उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति और उसके कारण, इससे उसकी पुष्टि होती रहेगी या फिर नए नए रोग उसमें जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से रहेगा। तो रोग कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक उसमें आउटपुट रहेगा। दूसरा आउटपुट दोष धातु मल स्तर पर किस प्रकार की विकृतियां हैं, ये भी रहेगा। विजय दोष के बारे में यहाँ बता रहे हैं, और उसमें दूसरे भी शामिल हो जाएंगे। रस रक्तादि धातु या किसी अवयव के संबंध में अगर ये बात होती है तो वो भी सामने आएंगे। तो ऐसा है कि अगर रोग का जो निदान उभर आ रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है, या हमें लगता है कि नहीं कुछ अलग निदान होना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो हम दोष धातु मलम को तो कम से कम देखें। और वहां पे जो निदान होगा, वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, जो भी है इस प्रकार से, या रक्त दुष्टि है, उसके आधार पर भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। और अगर रोग को भी ले दिया जाए तो फिर भी उसमें दोष दूष्य क्या है ये देखना जरूरी होगा। ये इसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि रोग मालूम होने पर भी दोष दूष्य किस प्रकार के है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। प्रकृति देश काल बल विशेष तो ये भी सभी आवश्यक इस प्रकार के मुद्दे रहेंगे। लिंगतश्च परीक्षित, और लक्षण क्या है रोगों के, इसके आधार पर परीक्षा करें। अभी आधुनिक विज्ञान में कई डिसीजेस ऐसे हैं कि जिनके कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उनको विकार रोग माना जाता है। जैसे occurrence ऑफ हाई शुगर लेवल इज डायबिटीज। डायबिटीज के बाकी लक्षण उसमें होने हैं, ऐसी चीज नहीं है। उसी प्रकार से ब्लड प्रेशर या थायराइड या अन्य इस प्रकार के जिनको अभी पैथोलॉजिकल निदान कहा जा सकता है, ऐसे कई रोग होंगे। अब इन सभी के बारे में एक थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा। ये मूल रूप में तो लक्षण इस प्रकार के नहीं बताए गए हैं। तो हमारे हिसाब में शूल, वेदना, पीड़ा वगैरह वगैरह ये लक्षण है, तो वो अगर है तो हमारे हिसाब में रोग है। अगर ये नहीं है तो ये व्यभिचारी लक्षण कहेंगे उनको, या व्यभिचारी हेतुओं के बारे में सोचेंगे कि जो स्वास्थ्य के हेतु नहीं है, निश्चित रूप से दोष वैषम्य के हेतु है, और फिर वो सामने नहीं आ रहे इस प्रकार से, तो उनको देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। नहीं अंतरेण हेत्वादीनां बल विशेषम व्याधि बल विशेषोपलब्धि। तो हेतु वगैरह के बगैर बल विशेष नहीं होगा, और व्याधि बल विशेष उपलब्धि नहीं होगी। व्याधि बल विशेष के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो इन सभी के ऊपर ये रोग का बल, व्याधि का विशेष बल किस प्रकार का है, ये ध्यान में नहीं आएगा। अब जैसे कि कोई आदमी तंबाकू खा रहा है, 40 बरस से खा रहा है, दिन में एक पुड़ी लग रही है और फिलहाल एक कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद छोड़ दिया इसने, तो भी 40 बरस एक पुड़ी रोज, ये काफी कंसिस्टेंटली कारण है। तो इसी प्रकार से दही सेवन का हो सकता है, इसी प्रकार से बाकी भी चीजें हो सकती है कि बहुत बरसों से अपथ्य सेवन कर रहे हैं,
और फिर व्याधि का बल ज्यादा इस प्रकार का होगा। लेकिन इसमें जो दिखाई देता है कैंसर के प्रकार में, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि इस प्रकार का तंबाकू सेवन है तो वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, इस प्रकार के कैंसर दिखाई देते हैं। और तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं है तो भी ये कैंसर का जो परिणाम निकलता है इस प्रकार से, वो पोरली डिफरेंशिएटेड, जो काफी डिफिकल्ट करने में इस प्रकार का है। तो डिफरेंशिएशन की क्या बात है कि नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल जैसा सेल दिख रहा है उसके अगर वो वेल डिफरेंशिएटेड है तो एक मुद्दा होता है कि उसको सहजता से शरीर देख सकता है, इम्यून सिस्टम देख सकती है, वेल डिफरेंशिएटेड है तो थोड़ा आसान इस प्रकार का होता है। मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है तो थोड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल अगर डिफरेंशिएशन ज्यादा है ही नहीं, पुअरली डिफरेंशिएटेड इस प्रकार का है, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर इम्यून सिस्टम उसको पहचानती नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करती है। और ये ज्यादातर देखा गया है कि जिनमें तंबाकू का सेवन है उनमें वेल डिफरेंशिएटेड वगैरह दिखता है, और जिनमें तंबाकू बिल्कुल है नहीं उनमें पोरली डिफरेंशिएटेड इस प्रकार का ज्यादा दिखता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें मैं अभी इस उलझन में हूँ, क्यों ऐसा क्यों है, जिनमें एक्चुअली सेवन है तंबाकू का उनमें ये पोरली डिफरेंशिएटेड होना चाहिए लेकिन नहीं दिख रहा। ऐसा बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि नहीं दिख रहा इस प्रकार से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हेतु बल इतना ज्यादा है तो रोग का बल भी उससे ज्यादा इस प्रकार का होना चाहिए। तो ठीक है, अभी एक प्रोग्नोसिस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि आधुनिक वैद्य किन किन आधारों पर प्रोग्नोसिस के बारे में बयान देती है कि ये डिफिकल्ट है, स्टेज 4 है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और हमारे हिसाब में लक्षणों के जरिए अगर कुछ मिल नहीं रहा तो इन्हीं पेट स्कैन, एमआरआई वगैरह के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, या फिर उसके जो मार्कर्स है उसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और ये काफी कंफ्यूजिंग इस प्रकार का हो सकता है। तो अगर व्याधि बल विशेष का ज्ञान होना है तो हमें ये हेत्वादियों का ज्ञान अच्छी तरीके से होना जरूरी होगा। यस्यै व्याधेः दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल साम्यम भवति महच्चैतुलिंग बलम सब व्याधिर्बलवान भवति। तो जिस रोग का दोष दूष्य प्रकृति देश बल साम्य इस प्रकार का है, ये सभी भाव मिलकर रोग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो व्याधि जो है वो बलवान इस प्रकार का होता है। महच्च हेतुलिंग बलम, और हेतु और लक्षण भी ज्यादा इस प्रकार का है, वो भी बलवान इस प्रकार का है, तो फिर ये व्याधि बलवान इस प्रकार का होता है। तद विपर्यासाच अल्प बलः, और उसका विपरीत अगर है तो विपर्याज अल्प बलः मध्य बलस्तु दोष दुष्टादीनाम अन्यतम सामान्यात हेतुलिंग मध्य बलत्वाच्च उपलब्धते। दोष दुष्ट वगैरह इनका किसी का सामान्य है, तभी एक जैसे एक व्याधि को बल देने वाले है ऐसी स्थिति नहीं है। और हेतुंग लिंग मध्य बलत्वाच्च, और हेतु और लिंग इन दोनों का मध्य बल इस प्रकार का है, तो व्याधि का मध्यम बल इस प्रकार का रहेगा, या अल्प बल इस प्रकार का रहेगा। तो तद विपर्याच अल्प बलम, कि ये सभी भाव एक दूसरे के लिए अनुकूल नहीं है तो अल्प बल व्याधि रहेगा। और ये कुछ भाव अनुकूल है कुछ नहीं है इस प्रकार से, और हेतुलिंग बल मध्यम है तो
व्याधि बल भी मध्यम इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत सारे भाव है, उनको देखना है, उनमें तरतम भाव भी है, और फिर उसके आधार पर व्याधि का बल किस प्रकार का होगा, और केवल व्याधि का बल नहीं, रुग्ण का बल भी, मनोबल भी कैसा है, ये भी देखना जरूरी है। और इन सभी के आधार पर ये व्याधि सुख साध्य होगा, कष्ट साध्य होगा, प्रत्याख्याय होगा, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातों को समझ लेना है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये बहुत ज्यादा है, और इसलिए हमने, मृणालिनी कुलकर्णी हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग का काम करती थी, उसको मैंने स्टडी ऑफ वेरियस वेरिएबल्स फॉर अराइविंग एट आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, इस प्रकार का संशोधन का विषय दिया था पीएचडी के लिए उसके। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के बहुत सारे भावों के बारे में अगर हम सोच सकेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। सारतश्चेति साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते। अब सारता भी परीक्षण करें तो ये पुनः चरक की खासियत इस प्रकार के है। वाग्भट ने भी इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है इस प्रकार से, शायद अष्टांग संग्रह में होगा लेकिन हृदय में नहीं लिया उन्होंने। तो बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते, बलमान, बल और मान इनके विशेष ज्ञान के लिए सार अभी हम कहते हैं। तद यथा त्वक् रक्त मांसम मेदो अस्थि मज्ज शुक्र सत्वानि इति। तो रस नहीं लिया गया है इसमें, त्वक ये ले ली गई है। और शाखा रक्तादय त्वक्च, उसमें भी रक्तादि से आरंभ क्या है, और रस नहीं ले लिया उनके बगैर, त्वक ले ली है। तो ऐसा क्यों, ऐसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सुश्रुत शारीर स्थान 4 में त्वक के बारे में जो वर्णन है, या चरक में भी शारीर में त्वक के बारे में वर्णन है, षट्त्वचो भवन्ति सप्तत्वचो भवन्ति, इस प्रकार का। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें आयुर्वेदीय शारीर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से उसके बारे में समझना है। और वैसे स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो त्वक के आश्रय से रहता है, और त्वक काफी, ये स्पर्शनेन्द्रिय पूरे शरीर को व्याप्त करता है। इसमें केशलोमल नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, इन भावों को छोड़कर बाकी सभी के बारे में हमें स्पर्शनेन्द्रिय से ज्ञान होता है। इसीलिए अंदर जलन हो रही है, शूल हो रहा है, पीड़ा हो रही है, इस प्रकार का हमें एहसास होता है, हमें लक्षण के रूप में मालूम पड़ता है। और स्पर्शन व्याप्तेरपि अभिव्यापकम चेतः, स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति जहाँ पे है उसका भी व्यापक मन है। वास्तव में मन तो अणु परिमाण इस प्रकार का है, फिर भी वो जहाँ संयुक्त होता है वहाँ अनुभूति हमें होती रहती है, और ये बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार के होने वाली प्रोसेस है। तो शाखाओं में त्वक ले ली गई है, रस वैसे भ्रमण करने वाला है। हमारे हिसाब में रस का भ्रमण सार्वदैहिक है और रक्त का भ्रमण स्थानिक है। और खास करके कुष्ठ वगैरह जैसे विकारों में रक्त मोक्षण की बात जब की जाती है, सिराव्यध की बात की जाती है, वो लोकल इस प्रकार का होता है सिराव्यध, और फिर वहां के दोष सिरा रक्त में आकर रक्त के द्वारा निकाले जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ व्यानेन स धातुर्हि विक्षेपोचित कर्माणि विगुप्तसत्वजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा, ये इस प्रकार से रस बिल्कुल घूमने वाला इस प्रकार का, एक जगह पे स्थिर इस प्रकार का नहीं है, और इसीलिए शायद शाखाओं में उसका ग्रहण नहीं किया।
लेकिन अल्टीमेटली ये सभी पूरे शरीर में पहुंचना चाहिए और स्पर्शनेंद्रिय की जहां जहां पे व्याप्ति है वहां सभी जगह ये रस पहुंचता होगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। अब जो मेरा एक विचार है कि प्राण, उदक और अन्न ये तीन महत्वपूर्ण स्रोत इस प्रकार के हैं। तो वैसे देखा जाए तो अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस के बारे में काफी बहस होती रहती है। हम पूरी हिस्ट्री में उसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राण व स्रोतस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता हमारे द्वारा। और हृदय मूलम महास्रोतश्च, ये जो बात बताई गई है कि प्राणव स्रोतस का मूल स्थान हृदय और महास्रोतस इस प्रकार का है, तो ये जो रस इस प्रकार से विक्षिपित होता रहता है और रस सज्जति अत्र सा तस्मिन् विकारं कुरुते के वर्षमिव तो यदा वगैरह वगैरह बातें बताई गई है। और पूरे शरीर में इस प्रकार का स्पर्शनेन्द्रिय अभिव्यापक पूरे शरीर इंद्रिय का है। इन बातों को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। और हृदय आमाशय द्वारम, ये भी एक बात बताई गई है। ये आमाशय का द्वार है और वहां से भी हमें एंट्री महास्रोतस में मिल सकती है। और वास्तव में जिसको ज्यादा महत्व फेफड़ों को आधुनिक विज्ञान में दिया गया है उसके बारे में कुछ बहस नहीं। केवलम शोणितपेन प्रभा पुपुसा, इस प्रकार से उत्पत्ति के बारे में उसके बताया गया। लेकिन प्राणवह स्रोतस में उसका रोल क्या है इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई इस प्रकार की है। और जब पोषण रस का, रस के द्वारा, व्यान वायु के द्वारा होगा तब ये पूरे शरीर में फैल जाएगा इस प्रकार से। और ये अच्छी तरीके से होगा, वो सारवान इस प्रकार का बनेगी। त्वक जो है वो सारवान इस प्रकार की बनेगी, त्वक सारता इस प्रकार से। और ये केवल बाहरी के बारे में तो बताया है, लेकिन मैं मानता हूं कि आभ्यंतर भी इसी प्रकार का कुछ विचार होगा। तत्तर स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव त्वक साराण। तो त्वक्सार में स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोम सप्रभेव त्वक, और प्रभा सहित इस प्रकार की त्वक होती है, ये त्वक्सार में दिखाई देता है। तो बात यह है कि ये स्निग्ध लक्षण मृदु वगैरह को कुछ हद तक समझ सकते हैं। हाँ। और सुकुमार लोमा, सूक्ष्म अल्प गंभीर और सुकुमार लोमा, अभी ये लोम शरीर पे कितने होने हैं वगैरह वगैरह ये भी एक अलग बातें है। अल्लाह परांजपे ने एक उसके माँ के बारे में अनुभव वो बताया था। उसने एक मरीज अतिलोमा की देखी थी, युवा लड़की थी। और जब उसने उसके शरीर पर कितने बाल है ये दिखाए, 16-17 बरस की लड़की थी। तो उसके माँ का कहना का था कि मैं 3 दिन सो नहीं सकी, इतनी बड़ी मात्रा में पूरे बदन पे केश थे। तो अतिलोमा ये विकृति ही है, मेद धातु से ज्यादातर ये सभी विकृतियां जुड़ी इस प्रकार की है। और थोड़ा इसके बारे में, रस के बारे में भी सोचा जा सकता है। उसका इलाज हुआ नहीं हुआ ये तो पता नहीं है। इस प्रकार से मेरे पास एक अलोमा का केस था, उसको स्टीरॉइड्स 4 महीने चालू रखने के बाद थोड़े केस उगते थे, तो स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट होने लगे थे, सब बंद कर दिया। मेरे पास भी टिका नहीं ज्यादा, तो पूरे बदन में कहीं भी केस नहीं थे। ये सर पे भी नहीं थे और पूरे बदन पे भी कहीं केस नहीं थे।
तो ये अलोमा, ये भी बात हो सकती है, और अतिलोमा ये भी बात हो सकती है। अतिलोमा के या इसके पेशेंट बहुत कम होते हैं, अलोमा या अतिलोमा के। लेकिन हो सकते हैं ऐसा थोड़ा सा है। तो इन सभी के बारे में थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक। इस प्रकार का अनुभव अगर किसी के है, दोमतर अस्थिमला आहे, त्वक्सार लक्षणात का घेतले असतील, अस्तित्वक संबंध। तो ये बात हो सकती है। अभी मेरा जो एक मंतव्य है कि हमारे ही शरीर को हम अपनी तरीके से गहराई में जाकर देखें। त्रिस्कंद कोश में ऐसा हुआ है कि हर भाव से संबद्ध शारीरादि भाव, तो हेतु संबद्ध, कार्य संबद्ध, लक्षण संबद्ध, लक्ष्य संबद्ध, औषध संबद्ध, चिकित्सा संबद्ध, इस प्रकार के परिशिष्ट तीनों कोशों में है। तो 6 परिशिष्ट हैं। अभी प्रातिपदिक कोश जो बन रहा है उसमें एक ही डाटाबेस स्ट्रक्चर है। शारीरिक भावों को अलग अलग साइंस दिए गए हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शारीरिक भाव आता है, ये सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध इस प्रकार की होगी। तब जब शारीरिक भावों का स्वास्थ्य में और रोगों में किस प्रकार से संबंध है, ये बात ध्यान में आएगी तो काफी अलग अलग तरीके के मुद्दे सामने आएंगे। और लोम, ये जो बात बताई गई है, ये त्वक संबद्ध, ये लोमाधिष्ठाना या रोमाधिष्ठाना, इस प्रकार के त्वक के जो हिस्से बताए गए हैं उसमें बताया गया है। कुष्ठ वगैरह के बारे में भी, कुष्ठाधिष्ठाना, इस प्रकार के भी त्वक बताई गई है। तो इसके लेयर्स है वास्तव में। और फिर इन लेयर्स को हम भली भांति अगर समझ पाएंगे तो शायद इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो। और ये केश या अस्थि का मल है, तो उसका संबंध ये रस से कैसा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो हमारा ही शरीर हमारे तरीके से हमें देखना चाहिए, एनाटॉमी से जोड़ लेके उसमें कंफ्यूजन होगा, गलतफहमियां होगी, और काफी जगह मॉडर्न एनाटॉमी कुछ भी बता नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति रहेगी। जैन दर्शन के अनुसार 2.5 करोड़ लोम होते हैं। ओके। व्रणच्या उपक्रमामध्ये लोमसंचलन व लोमशातन अनार्थासाठी जे कॉम्बिनेशन्स मेडिसिन आले आहेत ते सर्वत्र वापरू शकतो का, और ते फक्त व्रण उत्पत्ती होऊन गेली असेल तर वापरावे? अभी इसके बारे में एलोपैथी में काफी दवाइयाँ उपलब्ध है रोमशातन के लिए। एक ब्यूटी के हिसाब से अनचाहे बालों को निकालने वाला मनचाहा क्रीम वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और काफी विज्ञापन आते रहते हैं उसके बारे में। ये करना उचित है नहीं है, ये एक अलग बात होती है। एक बार आप इस प्रकार से रोम निकालने लगेंगे तो वो तेजी से बढ़ते हैं। श्मश्रु के बारे में भी, दाढ़ी के बारे में, अगर आप रोजाना दाढ़ी काटना आरंभ करते हैं तो रोजाना ज्यादा बढ़ती है इस प्रकार से। अगर 3-4 दिन के बाद, या ग्रंथों में त्रिपक्षस्य इस प्रकार का है, एक 15 दिन में 3 बार कचलोम नख श्मश्रु वगैरह का प्रसाधन करना है।
ऐसा बताया गया है। अब 15 दिन में 3 बार, तो इसमें एक कोई वार निश्चित नहीं किया जाता। एक परंपरा से मंगलवार को नाखून काटना ऐसा कहते हैं, लेकिन ये 5-5 दिन का सिलसिला होगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है कि वो अलग इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रोम जो है उनके बारे में, उनको निकालना ठीक है नहीं है, इसके बारे में कुछ संशोधन किया गया हो तो सामने लाए तो अच्छा है। स्निग्ध लक्षण मृदू हे विशेषण त्वक से आहेत की लोमाचे आहे? नहीं, ये तो त्वक का ही विशेषण है। ये सभी मिलकर त्वक का विशेषण है। तो स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा, तो ये लोम इस प्रकार से वो जुड़े हैं। सप्रभेव त्वक और प्रभा सहित त्वक, ये इसमें बताया गया है। हिरुटिज्म, हिरसुटिज्म बेस्ड ऑन फेरिमन गाल्वे स्कोरिंग सिस्टीम मॉडर्न मध्ये आहे। अशा प्रकारच्या स्कोरिंग सिस्टीमचा आयुर्वेद मध्ये उपयोग करता येईल का? मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये हार्मोन्स से या स्टेरॉइड से जुड़ा है ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में समझते हैं, और उस प्रकार के हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं। खास करके युवावस्था में इस प्रकार के बालों का निर्माण होना, ये पौगंडावस्था का इस प्रकार का लक्षण है। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं, कक्षा में या ग्राइन में इस प्रकार के केशों का निर्माण होना, बालों का निर्माण होना, ये खास करके युवावस्था में इस प्रकार से होता है। अब इसलिए उसका संबंध इन्होंने हार्मोन से वगैरह इस प्रकार से जोड़ा है। लेकिन इसके अलावा जन्मतः भी केस होते हैं, ये भी एक बात होती है। सदंत जन्म भी होता है, ये भी बात होती है। केश और लोम अलग हो सकता क्या? केश अस्थि लोमत्व, ये सभी अस्थि से ही जुड़े हैं इस दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन अतिलोमा, और वो भी विशिष्ट स्थान पर अतिलोमा, जैसे कुछ लोगों के पीठ पर और उर और उदर पर बहुत ही केश होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं, कुछ लोगों के हाथ पैर में भी ज्यादा इस प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं। तो इसका एक स्टडी होना चाहिए वास्तव में। और ये जो त्वक्सार के बारे में बताया गया है उसको अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए देख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। स्वेदक्षयामध्ये रोमच्युती असे देखील आहे। पांडुरंगामध्ये स्वेदाबाधा असतो, त्यात शीर्णलोम असे लक्षण आहे। अलोमा मध्ये असा काही विचार करता येईल का? करना तो चाहिए, उसमें संदेह की बात। हमारे हिसाब में जितने जितने भी संदर्भ है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बातें करनी है इस प्रकार से। तो एक तो ये अस्थि धातु का मल है, इसमें संदेह की बात नहीं है। फिर भी त्वक्सारता में इसका निर्देश क्यों है, ये एक बड़ा सवाल इस प्रकार का है। और उसका कनेक्शन क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उत्पत्ति अस्थि पासून, पोषण रसापासून हो सकता है लेकिन वैसे रस सभी धातुओं को प्रीणन कर्म करता है, अस्थि को भी करता है इस प्रकार से। लेकिन एक बात ऐसी है कि स्वेदव स्रोतस, ये भी शरीर, पूरा शरीर व्याप्त करने वाला इस प्रकार का है, और व्यान से उस वेदव स्रोतस का संबंध है, बताया गया है इस प्रकार। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए
अगर कुछ हादसा हो गया, शॉक लग गया, इस प्रकार का मेंटल शॉक लग गया, तो तुरंत पसीना पसीना इस प्रकार का हो जाता है। हार्ट अटैक में भी बहुत सारा पसीना आता है पूरे बदन में, ये बात दिखाई देती है इस प्रकार से। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ कि इस प्रकार से पूरे शारीर भावों के संबंध में एक जानकारी अच्छी तरीके से हो, और ये कोशों के जरिए ये भली भांति हो सकती है। त्रिस्कंद कोश के जरिए भी होती है और प्रातिपदिक कोश के जरिए भी होती रहती है। तो उसके आधार पर हमें दोष धातु मलक के बारे में बताना है, उसके आधार पर हमें हमारी शारीरिक क्रिया के बारे में बताना है, यह ज्यादा अच्छा होता है। प्युबर्टी मध्ये आल्यावर येतात पुष्कळ मुली मध्ये त्याच्या आधी नसतात. ज्या मुली मध्ये असतात त्यांच्यामध्ये मॅस्क्युलाइन कॅरेक्टर पण पाहण्यात येते. तो भावों में ये पुरुष विशिष्ट भाव इस प्रकार का बताया गया है। हिरसुलिज्म, ये जो बात बताई गई अभी, तो इसमें इस प्रकार से श्मश्रु वगैरह निर्माण होना या औरतों में भी देखा जाता है, और ये मैस्कुलिन भाव इस प्रकार के हैं। तो हार्मोन्स से जुड़े इस प्रकार से बताते रहते हैं। ऐसी हालात में स्त्री विशिष्ट भाव कैसे बढ़ेंगे, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मेरे मन में काफी दिनों से मैंने कुछ हद तक प्रयास किया है, ज्यादा नहीं हुआ है, कि लज्जालु इस दृष्टि से प्रयोग करने की कोशिश करें। ये स्त्री विशिष्ट भावों जैसी है लज्जालु। और जिन औरतों में हिंसुलिज्म इस प्रकार की प्रॉब्लम है, उनमें लज्जालु का प्रयोग अगर करेंगे स्त्री विशिष्ट भाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार से, तो शायद ये बात हो सकती है। लेकिन केवल इस प्रकार से नहीं सोचना है। हमारे हिसाब में स्त्रियों का वाजीकरण, ये बात होनी चाहिए। नारिम तैलेन आशैश्च पित्तले समुपाचरे, ये जो बात बताई गई है कि स्त्री विशिष्ट भाव, स्त्री बीज भाव बढ़ने के लिए। लेकिन माश ये पुरुष विशिष्ट भाव भी बढ़ाने में, शुक्र बढ़ाने में भी माहिर इस प्रकार का है। तो माश का प्रयोग करे न करे, कुछ किस हद तक करे, और बाकी अग्नि वगैरह भी देखना चाहिए कि माश गुरु है वचन में और निकृष्ट है धान्यों में, इस प्रकार का बताया गया है। तो इस प्रकार के पुरुषी भाव होना, ये एक बात। और लिंग परिवर्तन अभी किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, कि कोई व्यक्ति जो आपाततः स्त्री दिख रही है लेकिन पुरुषी भाव है, और उसको लगता है नहीं मैं पुरुष हूँ, और फिर कुछ औषधियां वगैरह इस प्रकार से प्रयोग करके उसको पुरुष में परिवर्तित किया जाता है, वाइस वर्सा पुरुष को स्त्री में परिवर्तित किया जाता है इस प्रकार से। अब ये बहुत रेयर है उदाहरण, लेकिन है, ऐसी स्थिति नहीं है कि ये नहीं है इस प्रकार से। और हमारे यहाँ ये तृतीय पंथी के बारे में जो बात बताई गई है, उसकी शुरुआत गर्भधारणा से ही बताई गई है इस प्रकार से। अब वास्तव में डिलीवरी होती है तो मेल या फीमेल इतना ही बताया जाता है। तृतीय पंथी है इस प्रकार का अभी जन्म के समय नहीं बताया जाता। ये शायद जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो उस समय में इसके बारे में बहस होती रहती है। माश तेलाबरोबर स्त्रीमध्ये माश दूध तुपाबरोबर पुरुषासाठी असा विचार करता येईल। स्त्री विशिष्ट भावासाठी चतुर्भुजचा उपयोग करता येईल का?
वैसे चतुर्बीज दोनों में प्रयोग में लाया जा सकता है। एक तो बीज है इस प्रकार से, और उसकी दृष्टि से बीजों पर कार्य होता रहता है, लेकिन पुरुषों में भी प्रयोग में लाया जा सकता है, स्त्रियों में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ये दूध के साथ मांस, दूध या घी के साथ और तेल के साथ मांस, ये एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है कि अगर हम उसका उस तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इसके बारे में काफी बहस होना जरूरी है इस प्रकार से, और ये विषय चर्चा में ही नहीं है। इस तरह लिंग परिवर्तन की दवाइयों का जन्मजात शिशु को देकर लिंग परिवर्तन कर सकेंगे शायद फ्यूचर में। बलि पुरुष कालो ही दैवमप्यतिवर्तते, ये लिंग जब बनता है उसी समय में ये निश्चित नहीं होता, और फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र का कहना है। अभी इसके बारे में काफी बहस एलोपैथी में हुई है, और लोग कहते हैं कि लिंग निश्चित उसी समय हो जाता है XXXY क्रोमोसोम के जरिए, और फिर उसको बदलने का कोई सवाल वगैरह नहीं होता इस प्रकार से। लेकिन पुंसवन विधि हमारे यहाँ बताया गया है, तो ये पॉसिबल होना चाहिए इस प्रकार से। अभी इसके बारे में काफी अलग अलग बहस होती रहती है, अंधश्रद्धा है वगैरह वगैरह, इसके बारे में भी काफी बहस होती रहती है, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी एक शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो हमें इस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और बचपन में ही या जन्मजात शिशु में ही तृतीय पंथी है ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, ये मुझे भी पता नहीं है। तृतीय पंथी जब वो युवावस्था प्राप्त होती है उसी समय में डिक्लेयर हो जाते हैं, या जन्म के समय में डिक्लेयर हो जाते हैं, ये एक बात देखनी पड़ेगी इस प्रकार से। और जिनमें ये परिवर्तन आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, वो व्यक्ति अस्वस्थ रहती है कि जो वो नहीं है उस प्रकार से दिख रही है, और फिर उसको बदलना इस प्रकार का है। कर सकते जन्म जन्मते ही। हाँ, अभी जो मैटरनिटी होम्स है वहां से मेल फीमेल इसके साथ में तृतीय पंथी इस प्रकार का लेबल किया जाता है क्या, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। अमेरिका में डिलीवरी होने से पूर्व ही अगर मेल चाइल्ड है तो क्या नाम रखना है, फीमेल चाइल्ड है तो क्या नाम रखना है, ये लिख के देना पड़ता है, क्योंकि वो तुरंत उसका नामकरण होना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है, वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन पहले से ही किया जाता है और बताया भी जाता है कि ये सेक्स है गर्भ का, इस प्रकार से वो सोनोग्राफी के आधार पर कर देते हैं इस प्रकार से। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अमेरिका में जाकर फिर वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन करके फिर ये करना है, अबॉर्ट करना है नहीं करना है उसके बारे में सोचते हैं वगैरह इस प्रकार से। ये तो गलत है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन शुरू में ही जन्म होते ही ये तृतीय पंथी है इस प्रकार का निदान हो सकता है क्या, ये मेरा सवाल है। और पूछ के देखना चाहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ इस प्रकार से कुछ व्यवस्था होती है क्या। क्योंकि ग्रंथों में पूस्त्री क्लीबा कर्मातेभ्य, पूस्त्री और क्लीब इस प्रकार के होते हैं, ऐसा ग्रंथ में स्पष्ट निर्देश है। तो ये अगर गर्भावस्था में भी तय करते हैं तो बाहर आने पर तो तय होना जरूर होना चाहिए।
यस, लिख सकते हैं, पर पेशेंट मना करते हैं। क्यों? कि तृतीय पंथी लोग उससे लेने पहुंच जाते इसलिए, उससे लेने पहुंच जाते इसलिए। ओके। उस बच्चे को। तो ये थोड़ा अजीब है, मैंने पहली बार सुना इस प्रकार से। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, ये काफी बहस अलग तरीके पे चली गई। हमारा मकसद था कि त्वक्सार जो बताया गया है, ये त्वक्सार त्वक क्यों ले ली, ये पहला मुद्दा। रस को छोड़ दिया और त्वक को ले लिया इस प्रकार से, और बाकी रक्तादि जो है वो उसी प्रकार से जैसे शाखा के बारे में बताया गया है उसी प्रकार से है। और ये सुकुमार लोमा सब प्रभेव च त्वक त्वक्साराणाम, और प्रभा भी उसमें दिखती है त्वक्सार में। तो अब ये ऑरा स्कैनिंग के जरिए इस प्रकार की प्रभा हम अगर देख पाएंगे, अलगता से पहचान पाएंगे, तो शायद एक बात हो सकती है। और जिनमें कम है प्रभा इस प्रकार से, उसको हम कह सकते हैं कि वक्त असार इस प्रकार का है। और अगर असारता है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और आगे ये त्वक्सारता क्या बताती है? सासारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुष्यत्वंच आचष्टे। ये त्वक्सारता ये सभी बातों को बताती है। अब ये तो बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है कि इसमें काफी बातें ऐसी है कि जो आधिदैविक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर, इसके बारे में पता लगाना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तो सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुष्यत्वंच आचष्टे, और आयुष्यत्व ये बताती है। अगर अगर हम किसी तरीके से स्वारता निर्माण करने में सफल होंगे, तो त्वक्सारता निर्माण करने में कामयाब होंगे, तो शायद ये सभी बातें भी बदल जाएगी। क्योंकि ये अगर दुर्भाग्य है वगैरह वगैरह, तो सुख नहीं है दुख है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में, तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा होगा। तो उस दृष्टि से रससार या त्वक्सार बनाने के बारे में कोशिश करनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा होगा। त्वचा क्षीरात संतानिका एव दूध रस सारभाग संतानिका त्वचा म्हणून त्वक्सार उल्लेख असावा। ये भी बात हो सकती है। क्षीरात संतानिका एव इस प्रकार का बताया गया है त्वचा के बारे में। और ये दूध का सार भाग है, जिससे आगे हमें मक्खन घी वगैरह सब मिलते हैं। ये त्वक सार का सार साथ जुड़े इस प्रकार से बताए गए हैं। तो इस सारता को निर्माण करने के लिए सारभूत होना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। अभ्यंग नियमित केल्यास त्वक सारता इम्प्रूव्ह होऊ शकेल का? होनी चाहिए। अभ्यंग आचरण नित्यम सजरा श्रमवातः दृष्टिप्रसाद स्वप्नायु दृष्टिप्रसाद स्वप्न सुत्पक्त दारडेकृत पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्पक्त दारडेकृत। तो त्वच्च परम अभ्यंगो यस्मात्म शीले ततः, ये त्वच्च है, और त्वच्च का मतलब केवल बाहरी त्वचा में त्वच्च है इस प्रकार का नहीं है। अभ्यंतर त्वचा जो है उसमें भी ये अच्छा काम इस प्रकार का करेगा। और इसलिए नियमित रूप से अभ्यंग त्वक सारता को
बनाने में, बढ़ाने में मदद करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब किस तेल का कहाँ पे, किस ऋतु में, किस व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, ये अलग रहेगा। एमनियोसेंटेसिस एंड डीएनए एनालिसिस वी एबल टू डिटेक्ट जेंडर ऑफ फीटस। लेकिन एमनियोसेंटेसिस काफी घातक हो सकता है। तो विदेशों में मुझे लगता है कि सोनोग्राफी के आधार पर होता होगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्स अवयव दिख सकते हैं, उसके आधार पर डायग्नोसिस 5वें 6ठे महीने में होगा तो उसमें आगे एबॉर्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन एमनियोसेंटेसिस जब भी किया जाता है तो रिस्क रहती है वहां पे। अगर कोई गंभीर बीमारियां हैं उसके बारे में अगर निदान करना है, डाउन सिंड्रोम वगैरह इस प्रकार से, तो एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है और बाद में टर्मिनेट किया जाता है। ट्रांसजेंडर और नॉट, ट्रांसजेंडर ये क्या पता है मैंने? एक व्यक्ति अनेक धातुओं के सार से उपयुक्त होती है, अंत में दिया दिया भी गया है इस प्रकार, तो सर्वे सारा ही उपेता वगैरह इस प्रकार। और हमारा पाला पड़ता है वो असार व्यक्तियों के साथ पाला पड़ता है। सारवान लोग बीमार नहीं होते, और अगर वो बीमार नहीं है तो हमारे पास नहीं आएंगे, ये स्पष्ट रूप से है। तो सभी धातुओं के सार से युक्त ये ट्रांसजेंडर, मुझे पता नहीं चला क्या है इस प्रकार के। तृतीय पंथी इज ट्रांसजेंडर, ओके। तो ये शब्द मुझे मालूम नहीं था, ट्रांसजेंडर मुझे ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर इस प्रकार का उसको नाम, ट्रांसजेंडर TRAN। हाँ, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि त्वक यानी कि जो आउटर लेयर, इतनी ही त्वक तो मर्यादित नहीं है, उसका काफी गहरा परिणाम अंदर तक है। उन सभी को ध्यान में रखना है इस प्रकार से। और रससार या त्वकसार व्यक्ति होना, ये एक भाग्य में भी परिवर्तन लाएगा, सुख लाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रहर्षण, ये सभी अच्छे अच्छे भाव है अगर त्वकसारता हम निर्माण कर पाएंगे तो। अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि रसायनों में ऐसे कौन से रसायन है जो इस प्रकार से काम करेंगे, खास करके त्वकसारता निर्माण करने के में काम करेंगे, या फिर रक्त वगैरह सभी धातुओं के बारे में हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं। किसी समय पर्टिकुलर धातु सार था फिर असार हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? होता है ना सर, शतावरी। ये बात हो सकती है कि सार था और वो सार नष्ट हो गया, असार हो गया इस प्रकार से। तो कारणों के जरिए हो सकता है ये सब, और वो बातें ध्यान में रखते हुए उन कारणों को टालना, और फिर सारवान धातु निर्माण होने के लिए प्रयास करना ये जरूरी होगा। गर्भिणी चिकित्सा वाग्भट मध्ये अभ्यंगासाठी तेल सांगितले आहेत। IBS निदान असणाऱ्या पेशंट मध्ये उपयोग होतो। IBS ग्रहणी चिकित्सेमध्ये वाग्भट अभ्यंगासाठी तेल सांगितलेले आहेत। अभी ये तो मालूम नहीं, मुझे गृहिणी में तेल के अभ्यंग के बारे में बताया गया है, देखना पड़ेगा कौन से सूत्र है इस प्रकार के। गृहिणी, हाँ ठीक है। तो उसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। वैसे गृहिणी चिकित्सा एक अहम चिकित्सा है, धातुओं का परिपोषण गृहिणी पर निर्भर है, मी कालच वाचला। ओके, मेरा एक अनुभव रहा है कि ऐसी गृहिणी की केस थी और कृषक थी व्यक्ति, और
मैंने स्वर्ण प्रॉपर्टी वगैरह का प्रयोग किया, उसको बाकी तो सब लक्षण ठीक हो गए, लेकिन पूरी तरीके से जा नहीं रहे थे। तो मैंने फणसलकर को दिखाया, तो फणसलकर ने अल्प स्पीच इस प्रकार के है और अश्वगंधा तेल से अभ्यंग करने के लिए कहा, और वो करने के बाद वो सुधर गए इस प्रकार से। तो कृशं प्रायो विधावन्ति रोगाश्च गृहिणी गताः, ये जो बात बताई गई है, तो कृश चिकित्सा उसमें करनी है, तो उसमें अभ्यंग का एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। गृहिणीमध्ये खरांगता हे लक्षण आले आहे, दुरंगत स्नेह शोषात अभ्यंग उपयोगी क्षीरबलाते। हाँ ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ कहाँ के रेफरेंस कहाँ पे मिलेंगे, ये थोड़ा अलग अलग इस प्रकार का रहेगा, और वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगले सोमवार को इस सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि